Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to continue with our series with regard to Q&A for economics। आपकी ये prelims वाला की जो मैगजीन आई है हर सब्जेक्ट की आपकी एमसीक्यू से रिलेटेड मैगजीन आई है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू करने स्टार्ट करे थे। अराउंड 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट आप लोग लास्ट मोमेंट पे अपने काफी सारे कंसेप्ट जो है वो कवर कर सको और कुछ बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज कर पाओ। तो यहाँ पे आप लोग 11th क्वेश्चन देख रहे हैं, 10 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो 11th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मतलब सीधा टॉपिक पे आते हैं। आपको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आप ये चार नाम देख रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका है फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट नाम से एक चैप्टर है, ये वहां से आपका चैप्टर जो टॉपिक है वो लिया गया है। इफ यू वांट मी टू कवर द डिटेल, देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को, बट इफ यू वांट डिटेल में इस तरीके की चीजें की जाए तो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। कि इकोनॉमी को हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे कवर करें। तो आप मुझे बता सकते हैं, आई ट्राई टू स्टार्ट दिस सीरीज, और इस सीरीज के बेसिस पे आपके डिटेल टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाए। देखिए फॉर्म्स ऑफ मार्केट में बात करें तो एक आपकी होती है मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, फिर आती है हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट में एक मार्केट आती है मोनोपोली, फिर आती है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच है, कौन कौन सा नहीं, कितने करेक्टली मैच है, ये बताने हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी मार्केट हो, आपको एक चीज जान के चलनी है, हर मार्केट में बायर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। हर मार्केट का एक फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर। आपको पता है इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है, खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात आती है बेचने वालों की, सेलर्स की। तो अगर मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसी मार्केट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बेचने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज सेलर आप कहीं पे लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ उतनी स्पेस नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, एंड इन परफेक्ट कंपटीशन वी सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं प्रैक्टिकली मतलब जनरल लेवल पे आपको बताऊं तो परफेक्ट कंपटीशन जैसी मार्केट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। परफेक्ट कंपटीशन इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल मार्केट जिसके फीचर्स को हम यूज करते हैं टू कंपेयर फॉर द कंपैरिजन पर्पस। बट यस, यहाँ के लिए भी आप समझिए, परफेक्ट competition is a market where there are large number of sellers and buyers, and the sellers sell the homogeneous product, identical product जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से एक जैसे होते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं तो जो बायर्स हैं उनको मार्केट की पूरी पूरी नॉलेज होती है, फुल नॉलेज अबाउट मार्केट, क्योंकि एक ही तो जैसे प्रोडक्ट है। अब आप क्या ऐसा कर सकते हो कि एक पर्सन सेम प्रोडक्ट का प्राइस 100 रख रहा है और एक पर्सन 500 रख रहा है, तो प्राइस भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, प्राइस फिक्स होते हैं। यहाँ पे प्राइस फिक्स होते हैं, और हम कहते हैं कि इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस डिसाइड करती है परफेक्ट कंपटीशन में, और फर्म जो होती है वो प्राइस जो है इंडस्ट्री से ले लेती है और वही प्राइस यहाँ पे प्रिवेल होता है। तो इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म्स इज द प्राइस टेकर। फर्म जो होती है वो क्या होती है, फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर। ये एक जगह आप लिख लीजिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं लेफ्ट राइट में लिख रही हूँ। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, राइट। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि प्रोड्यूसर कैन सेट प्राइस टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है बहुत ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कमा लोगे, और बहुत एक्स्ट्रा प्रॉफिट कब कमा पाओगे, जब आप एक्स्ट्रा प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, राइट। तो क्या यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन पे आप एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच सकते हो? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है। अगर आप बहुत ज्यादा महंगा बेचोगे तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, तो ये तो करेक्ट मैच नहीं है। आगे आते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए एक मैंने बताया मोनोपोली जो यहाँ लिखी नहीं है, मोनोपोली में होता है ओनली वन सेलर, एक ही इंसान है बेचने वाला जो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, खरीदने वाले अगेन बहुत सारे हैं। एक ही पर्सन है तो प्राइस को वो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। उसको पता है मेरा कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, कंपटीशन को वो इजीली आने ही नहीं देता है मार्केट में, नई फर्म्स को इजीली आने ही नहीं देता है मार्केट में। तो यहाँ पे एक सिंगल जो मोनोपोली में एक सेलर जो है वो कंट्रोल करता है प्राइस को, ठीक है। तो मोनोपोली तो दिया ही नहीं है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो कह रहे हैं अ सिंगल फर्म कंट्रोल द मार्केट। गलत ही हो गया, सिंगल फर्म तो मोनोपोली में होती है, मोनोपोलिस्टिक में तो अगेन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में तो अगेन लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
आप कलर, साइज, शेप, ब्रांडिंग, पैकिंग कुछ ना कुछ चेंज करके बेचोगे। जैसे परफेक्ट में होमोजीनियस होते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, तो आप प्राइस भी अलग अलग रख सकते हो और इस टाइप की मार्केट में आप नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो ये भी गलत हो गया कि सिंगल फर्म कंट्रोल करती है, गलत, ये भी गलत है आपका। ओलिगोपोली वो मार्केट होती है जहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, खरीदने वाले तो बहुत ज्यादा होंगे लेकिन बेचने वाले कुछ, 3, 4, 5 इस तरीके से होंगे, कुछ फर्म्स होंगी जो सेल कर रही हैं और वो फर्म कंट्रोल करेंगी और मार्केट को इन्फ्लुएंस करेंगी, राइट। तो अ फ्यू फर्म डोमिनेट विद द सिग्निफिकेंट मार्केट इन्फ्लुएंस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ फर्म होती हैं जो बेचने वाली हैं और वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करके चलती हैं। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, ये दोनों तो गलत है। तो वो पूछ रहा है कि कितना, कौन कौन से पेयर्स, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। तो यहाँ पे हाउ मेनी में ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। कौन सा वाला करेक्ट है, वो भी 3, ओलिगोपोली वाला। डन। एक्सप्लेनेशन आप खुद से रीड कर लेंगे, मैंने अपने पार्ट पे आप लोगों को समझा दिया, सो आई एम नॉट रीडिंग द एक्सप्लेनेशन हियर। चलिए अब बात आती है 12th क्वेश्चन की, विद रेफरेंस टू कीन्स थ्योरी। देखिए जेएम कीन्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि कीन्स थ्योरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है, ये इन स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। दिस थ्योरी सपोर्ट द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर मैं जॉन कीन्स की थ्योरी की बात करूं तो जॉन कीन्स जो है वो बात करते हैं किसकी, मैंने आपको पहले भी बताया, वो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल की। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पे फोकस करती है, जो बात करती है, जो फोकस करती है गवर्नमेंट के इंटरफेयर पे, कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से इंटरवीन करती है ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो सके, ताकि आपकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो सके। और वो कैसे करती है, वो करती है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करके। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ाएगी, कम करेगी, मतलब मार्केट में डिमांड सप्लाई की सिचुएशन को इरेक्ट करके चलना है। तो बिल्कुल ये मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी से इकोनॉमी जहां पे प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी देखने को मिलता है, राइट। जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो बिल्कुल ये प्राइवेट कंसेप्ट पे भी बात करती है और ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे भी बात करती है कि गवर्नमेंट को एक्टिवली इंटरवेन करना चाहिए इकोनॉमी में ताकि इकोनॉमी स्टेबलाइज रह सके। तो ये बात तो ठीक है कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। फिर वो कह रहा है कि प्राइस स्पेशली द वेजेस, प्राइस स्पेशली द वेजेस जो है रिस्पॉन्ड स्लोली टू द चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं वेजेस की बात करूं, आपकी डिमांड या सप्लाई में चेंज आता है ना, तो इतनी जल्दी वेजेस आप एकदम से चेंज नहीं कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके वर्कर के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट सेट है, एकदम से थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के उनका वेज कम कर दोगे, रिसेशन आ गया तो। वर्कर की कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपकी कुछ सोसाइटल नॉर्म्स हैं, तो एकदम से वेजेस आप कट डाउन नहीं करते हो, तो धीरे धीरे आप कट डाउन करते हो। तो डिमांड सप्लाई की वजह से अगर आपको वेजेस को कट डाउन भी करना पड़ रहा है, तो वहां पे आपका जो रिस्पॉन्ड है वो आप स्लोली रिस्पॉन्ड करते हो, ये बोलने का उसका मतलब है। तो बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली प्राइस भी स्लोली चेंज होता है, राइट, क्योंकि एकदम से अगर आप प्राइस कम करोगे तो आपको डर रहेगा कंज्यूमर को खोने का। सडन प्राइस आप इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो बिजनेसमैन को या ओनर को ये डर रहता है कि कंज्यूमर ना वो खो दे, राइट। तो और फर्म जो है वो प्राइस जो है वो पहले सेट करती है, वो लॉन्ग टर्म के बेसिस को देख के ही चीजें सेट करती है। तो इसलिए एकदम से आप प्राइस में फ्लक्चुएशन भी नहीं कर सकते हो, वो भी आप धीरे धीरे करते हो। तो बिल्कुल ये दोनों बातें अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को और जॉन कीन्स के कंसेप्ट को माइंड में रखें तो ये दोनों ही बातें ठीक है, राइट। एक बार आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स के बारे में। प्रोडक्शन टैक्स की हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन टैक्स लगता है मैन्युफैक्चरिंग पे। जिस समय आप गुड को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप सामान को बना रहे हो, उस पे हम प्रोडक्शन टैक्स लगाने की बात करते हैं, राइट। प्रोडक्शन टैक्स जो है ये आपका मार्केट से पहले लगता है, मतलब मेरा प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग तो मार्केट में जाने से पहले हो रही है ना, जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचा ही नहीं उससे पहले मैं अपना जो है प्रोडक्शन टैक्स लगाती हूँ, राइट। तो टैक्स जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस पे लगता है, इस बात को कंसीडर किए बिना कि आपने कितना बेचा या आपने बेचा या नहीं, सोल्ड और नॉट, वो होता है प्रोडक्शन टैक्स। तो ये क्या कह रहा है, प्रोडक्शन टैक्स आर पेड इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन एंड आर डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। गलत, डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन टैक्स। कितना आपने यहाँ पे वॉल्यूम है आपके प्रोडक्शन का, उस बात से ये क्या होता है, उस बात पे टैक्स रेट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन।
वही प्रोडक्ट टैक्स आर पेड पर यूनिट, बिल्कुल पर यूनिट और पर प्रोडक्ट पे किया जाता है। और ये एक तरीके का कंजम्पशन टैक्स है, ये जो है ये कंजम्पशन टैक्स है जो एट द पॉइंट ऑफ सेल, मतलब वंस द प्रोडक्ट रीच द मार्केट, वंस द प्रोडक्ट रीच द मार्केट देन आपका प्रोडक्ट टैक्स जो है वो लगाया जाता है इसके मार्केट में पहुंचने के बाद। तो यहाँ पे आपका जो विच ऑफ द, इसने ये नहीं पूछा 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, ध्यान देना इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, अच्छा ये पूछा उसने कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है, ध्यान देना इनकरेक्ट। ठीक है, अभी मैं भी कंफ्यूज हो गई पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन, लेकिन यही चीज कंफ्यूज करती है, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, 2 तो ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 5 क्वेश्चन करके हम लोग कर रहे हैं, तो 5 ही क्वेश्चन अभी यहाँ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फैक्टर कॉस्ट। देखिए दो टाइप की कॉस्ट को आप कंसीडर कीजिए, एक होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपकी जब आपका प्रोडक्ट एक तरीके से मानो फैक्ट्री में है, मतलब आपने प्रोडक्शन करा, आपका प्रोडक्ट फैक्ट्री में है, तो जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में है वो मार्केट में नहीं गया, मार्केट में नहीं गया तो क्या अभी इस पे टैक्स लगेगा? नहीं, वो मार्केट में जाएगा तब आप उस पे वहां पे टैक्स चार्ज करोगे, मार्केट पे जाएगा तब आप उस पे टैक्स चार्ज करोगे। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट देखो, फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल, बट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स, लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं आता, बिल्कुल। ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है, जैसे कि आपके लैंड हो गए, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट, ये सब क्या होते हैं, ये सब इस पे आपके लगते हैं। तो बिल्कुल ये तो ठीक बात बोली आपने, टैक्स इंक्लूड नहीं होता, करेक्ट। उसने हमसे इनकरेक्ट पूछी, फिर ध्यान रखना फैक्टर कॉस्ट करंट प्राइस पे भी हो सकती है और कांस्टेंट पे भी, बिल्कुल इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी हो सकती है और विदाउट एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन भी ये हो सकता है। मार्केट प्राइस इज द फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडिंग टोटल सब्सिडीज एंड एक्सक्लूडिंग टोटल इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। जो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट था, फैक्टर कॉस्ट ले लो, मार्केट में जाने के बाद तो वैल्यू बढ़ेगी ना, अभी तो फैक्ट्री में है तो कंपैरेटिवली वैल्यू कम है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करते हैं एनआईटी। एनआईटी इज व्हाट? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करते हैं हम सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आपने क्या देखा, आपने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड करा, प्लस करा है, और सब्सिडीज को माइनस करा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंक्लूडिंग सब्सिडीज, ये गलत हो गया। सब्सिडीज को हम एक्सक्लूड करते हैं, हटाते हैं, जो छूट मिली और जो टैक्स देना पड़ा वो प्लस करते हैं, तब जाके हमारा मार्केट प्राइस निकल के आता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? फैक्टर कॉस्ट में जो चीज, मतलब जो चीज इंक्लूड करनी है उसको प्लस करो तो टैक्स हम इंक्लूड कर देंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 14th में क्या हो गया हमारा, ये सी जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी दोनों जो ऊपर स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी। डन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 पे। कंसीडर द फॉलोइंग, ये आपको 4 स्टेटमेंट देखनी है और आपको बताना है कि आप इनमें से कितनी चीजें इंक्लूड करोगे जब आप कैलकुलेट करोगे जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए जब भी हम यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, आपको पता होगा नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक हम जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू करते हैं, एक हम लोग इनकम मेथड के थ्रू करते हैं और एक आउटपुट मेथड होता है, राइट। अब नेशनल इनकम पूरा नहीं बता रही तो सारे फॉर्मूले तो नहीं बताऊंगी, बट यहाँ एक्सपेंडिचर की बात है तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड तो हमारा फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। अब ये क्या है? C है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I है जितना आपने इन्वेस्ट करा, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में मतलब होता है जितना भी टोटल आप क्या कर रहे हो, जितना टोटल आप स्पेंड कर रहे हो ऑन परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी आप स्पेंड कर रहे हो वो सब यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। तो कंज्यूम करा तब भी हमारे पास से गया, इन्वेस्ट करा तब भी हमारे पास, मतलब पैसा लगा ही रहे हो ना कहीं, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो भी आपका एक एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएंगी, प्लस इसमें हम इंक्लूड करते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है, नेट वैल्यू कैसे आती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। डन। चलिए तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये रहा C इंक्लूड करेंगे। फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिल्कुल I है, लेंगे इस वैल्यू को।
एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड, क्या यहाँ कहीं इंटरमीडिएट गुड लिखा था? मैंने अभी आपको बोला जितना आप स्पेंड कर रहे हो ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये जो आपने ऊपर वैल्यूज ली हैं G प्लस I प्लस C, ये G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसमें तो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया ना, तो आप इंटरमीडिएट की वैल्यू तो नहीं लोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स तो वो गुड्स है जो फाइनल गुड्स को बनाने में यूज किए जाते हैं और उनकी वैल्यू अपने आप ही फाइनल गुड्स में ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शॉप से जाके सैंडविच परचेज कर रही हूँ, तो सैंडविच के लिए उन्होंने जो ब्रेड यूज करी है, चीज यूज करी है, ये सब जो भी यूज करा है, उसकी कॉस्ट तो उन्होंने जोड़ के ही मुझसे सैंडविच का प्राइस चार्ज किया है ना। दे आर चार्जिंग 50 रुपीज फॉर द सैंडविच, तो उसमें अपने बनाने के चार्ज भी उन्होंने लिए, ब्रेड के चार्ज भी लिए, चीज भी लगाई, वो भी लिया, तो वो सब उन्होंने मुझसे चार्ज कर लिया, तो मैं अलग से ब्रेड के प्राइस यानी इंटरमीडिएट के प्राइस क्यों ऐड करूंगी, राइट? तो ये इंटरमीडिएट नहीं जाता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे जाता है। तो ये CING ये तीन यहाँ पे इंक्लूड करे जाएंगे। तो वो पूछ रहा है हाउ मेनी, इनमें से कितने इंक्लूड करोगे, तो इनमें से मैं 3 इंक्लूड करूंगी और ये थर्ड वाला पार्ट नहीं इंक्लूड करूंगी, यही पूछ रहा है। तो कितने इंक्लूड करेंगे आप? ओनली 3। उसने ये पूछा होता कौन सा एक्सक्लूड, कितने एक्सक्लूड करोगे, तो मैं कहती ओनली 1। उसने ये पूछा होता कौन सा वाला एक्सक्लूड करोगे, तो मैं आंसर देती ये थर्ड वाला एक्सक्लूड करूंगी। उसने पूछा होता कौन कौन से इंक्लूड करोगे, तो 1, 2 एंड 4 इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और आप लोग अब समझ चुके हो, इसी पैटर्न से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होंगे। 5 टॉपिक हमने 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम और 5 क्वेश्चन करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है, आपको समझ में आ रही है, तो do let me know in the comment box, and that's all for this class. See you in the next class with the further topics.